जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, आज से हम साइंस की बिल्कुल जीरो लेवल से एक नई शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर आज पहला टॉपिक अपना जो जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है, मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई से हम क्लासेस शुरू करेंगे और आने वाले समय में अन्य जितने भी एग्जाम है, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो, उन सभी पर भी क्लासेस कंटिन्यू लाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए ये प्रयास आपको पसंद आए तो इसको अप्रिशिएट कीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, चलिए आज अपना जो पहला टॉपिक है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 जुलाई से हम क्लासेस शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली क्लास यहाँ पर आज जो रहेगी वो अपनी रहेगी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो साथियों, अभिक्रिया जो भी है उसको जानने से पहले हम बिल्कुल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सारी क्लासें वो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जिन्होंने 10th के बाद साइंस से काफ़ी दूर रहे हैं, यानी 10th के बाद जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी उनके लिए सीधा ही अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें अभिक्रियाएं, सूत्र, समीकरण वगैरह आती है, तो वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, आर्ट्स के स्टूडेंट, यहाँ तक कि कुछ साइंस के स्टूडेंट भी जिनके बायोलॉजी वाला पोर्शन रहा है उनके लिए भी थोड़ा सा हार्ड रहता है ये पोर्शन। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आसान, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से इसको लेकर चले और अच्छे लेवल पर, जहां तक अपने कंपटीशन में हमारा जो इसमें बता रखा है कि आपका जो लेवल है, अपना मूल सिद्धांत है, यानी मेन कॉन्सेप्ट आपके 10th तक चलेंगे और उसका कठिनाई स्तर आपका 12th लेवल तक हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरी क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए आज की पहली क्लास अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया। तो साथियों, सबसे पहले जो नाम आता है अभिक्रिया, रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है, और साथ ही साथ इसके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है भौतिक, हम सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी नाम दे रखे हैं भौतिक, रासायनिक, तो ये भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है। अगर इन सभी नामों को आसानी से अगर हम जान लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए टॉपिक थोड़ा सा आसान हो जाएगा और इसके मेन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साथियों, अभिक्रिया जितनी भी रिएक्शंस होती है, रिएक्शन का मतलब सामान्य भाषा में कहूं कि कोई भी, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, कोई भी ए और बी चीज मिली और उससे एक नया प्रोडक्ट बना ए बी। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं क्रियाकारक। क्रियाकारक, कारक का मतलब जो करने वाला होता है, यानी क्रिया करने वाले कारक या क्रियाकारक, या इन्हें अभिकारक भी कहते हैं, अभिक्रिया करने वाले। और जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। यानी कोई ए और बी नाम का क्रियाकारक था, वो मिला और एक ए बी नाम का प्रोडक्ट मिला, बना। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं अभिक्रिया। यानी कोई एक चीज थी, उससे कोई नई चीज मिल गई हमें, एक कोई भी दो चीजों से मिलाकर हमने नई चीज बना दी, या कोई एक चीज टूटकर अलग अलग हो गई, तो ये भी एक प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार की हम आगे संयोजन, वियोजन, कई प्रकार में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। अभिक्रिया का मतलब भी क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है अभिक्रिया में क्रियाकारक मिलकर कोई नई चीज बनाते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अभिक्रिया। अब देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई ना कोई क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसी से एक नया टॉपिक अपने निकल के आता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इससे पहले अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए परिवर्तन क्या होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं। रिएक्शंस उसके बाद ही पढ़ी जाएगी, पहले हम पढ़ेंगे परिवर्तन क्या होता है। अब परिवर्तन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी पदार्थ में, कोई भी जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ के परिवर्तन होने से पहले उस पदार्थ के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं जो परिवर्तित होते हैं, उन गुणों के बारे में जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि कोई भी एक बर्फ है, वो बर्फ है, उसको हमने थोड़ा गर्म किया, गर्म करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, पानी के रूप में आ गई, यानी उसमें परिवर्तन हुआ है। अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। ये हम तब सीख पाएंगे जब हमें पता हो कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से पहले पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पर साथियों, जो भी नाम आ रहे हैं उन नामों को अच्छे से अगर समझ लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आने वाले समय में हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हमारा मेन टॉपिक तो रहेगा भौतिक रासायनिक अभिक्रियाएं, जो अपने सिलेबस का पहला पार्ट है। लेकिन उसको जानने से पहले हमें जो बेसिक चीजें हैं वो परिवर्तन के बारे में जानना है, गुणों के बारे में जानना है, और इन सब से पहले इस टॉपिक की शुरुआत होती है पदार्थ। बार बार नाम आ रहा है पदार्थ की गुण, पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ के भौतिक रासायनिक गुण, पदार्थ का भौतिक रासायनिक परिवर्तन या भौतिक रासायनिक अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले जानते हैं साथियों पदार्थ क्या होता है। तो यहां पर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, मैं आपको बेसिक बताता हूं कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर, या सामान्य भाषा में इसको दूसरा नाम द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य, देखिए द्रव अलग चीज होती है, द्रव होता है लिक्विड चीज, जबकि द्रव्य मैटर ही होता है। मैटर, जो मैटर है अपना, देखिए सामान्य भाषा में मैं कहूं, दुनिया की जब उत्पत्ति हुई थी, पूरा ब्रह्मांड बना था, तो आपने एक नाम सुने, काफी फेमस थ्योरी है, एक बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत।
पूरी दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई? एक गॉड पार्टिकल बताया जाता है, छोटा सा मतलब गेंद के आकार की एक संरचना थी, उसमें अचानक एक धमाका हुआ, इतनी सारी एनर्जी, इतना सारा मैटर है वो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक्सपेंड हो गया, मतलब फैल गया। और वही आज हमारी जैसे पृथ्वी थी, वो शुरुआत में आग का गोला थी, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता गया, उस पर पानी के अंदर जीवों का निर्माण हुआ, धीरे धीरे उद्भिद विकास हुआ, नए नए जीव बने। तो ये इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बेसिक कहूँगा कि हमें पता है दुनिया में जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका मानना है पूरी प्रकृति के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो चीजें विद्यमान है। एक तो है या तो कोई चीज है पदार्थ की अवस्था में या पदार्थ की फॉर्म में, या दूसरी होती है ऊर्जा। मुख्यतः ब्रह्मांड दो ही चीजों से मिलकर बना होता है, या तो पदार्थ हो या फिर वह ऊर्जा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि अगर मैं कहूं मनुष्य क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए मनुष्य क्या है, क्या मनुष्य एक पदार्थ है? क्या मैं आपसे पूछूं तो अगर देखिए जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है वो अक्सर इस बारे में सोचेंगे कि नहीं मनुष्य कोई पदार्थ थोड़ी है, मनुष्य तो एक जीव है, जीव को पदार्थ में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। पदार्थ का मतलब क्या होता है, पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है, मैटर क्या होता है? ऐसी कोई भी हम वस्तु या ऐसा कोई भी चीज हम कह सकते हैं जिसका कोई ना कोई क्या हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो। जैसे अगर मैं कहूं आपका द्रव्यमान क्या है, आप मुझसे पूछोगे सर आपका द्रव्यमान क्या है, तो मैं कहूंगा लगभग 70 kg, लगभग 70 kg। जैसे मान लीजिए मेरा अगर द्रव्यमान है तो ये 70 kg 70 किलोग्राम जो है ये मेरा क्या है, द्रव्यमान है, ये मेरा क्या है, मास है। दूसरी बात ये भी बता देता हूँ, ये मास होता है, वेट अलग चीज होती है, भार अलग होता है, वो आगे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। दूसरी बात, उस क्या कोई ना कोई क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। आयतन का मतलब क्या है कि उसका कोई ना कोई, देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर मैं इन तीनों को गुणा करूं केमिस्ट्री मैथ्स के अकॉर्डिंग, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी उसकी कोई ना कोई एक लंबाई होनी चाहिए, उसकी कोई ना कोई हम कह सकते हैं कि उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और उसकी कोई ना कोई एक ऊंचाई होनी चाहिए। अगर मैं कहूं ये मार्कर जो है क्या ये एक पदार्थ है, तो हम बिल्कुल कहेंगे इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है। और दूसरी बात, इसको मैं जहां भी रखूंगा ये स्थान घेरेगा। ये सामान्य भाषा में आयतन का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता हो उसे हम पदार्थ, द्रव्य या मैटर कहते हैं। जैसे मैं कहूं इंसान या मनुष्य भी एक प्रकार का पदार्थ है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इंसान का द्रव्यमान होता है, वो भी स्थान घेरता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। दूसरी बात, एनर्जी क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं बताइए विद्युत, क्या विद्युत का कोई द्रव्यमान होता है? क्या विद्युत है वो स्थान घेरती है? चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल पूछता हूं, बताइए हवा क्या है? एयर क्या होती है, हवा क्या होती है? अब आप सोचोगे हवा है, अपने रूम के अंदर है, क्या स्थान घेर रही है, क्या इसका द्रव्यमान होता है? साथियों बिल्कुल, हवा भी क्या है, देखिए पदार्थ की अवस्थाएं अलग अलग हो सकती है, जो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा ठोस, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा द्रव्य, और तीसरा पढ़ा होगा आपने गैस। ये पदार्थ की मूल जो सामान्य कंडीशंस के अंदर अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा दो अवस्था और होती है, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना, जो संघनित अवस्था अलग से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पदार्थ की मुख्यतः ये हम तीन अवस्थाओं के बारे में आगे जाके अध्ययन करेंगे। तो साथियों अगर मैं आपसे कहूं हवा क्या है, तो हवा क्या है, हवा भी गैस की अवस्था में तो है। हवा क्या है, बहुत सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे क्या है, तत्वों का एक मिश्रण है। तो जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक मिश्रण ही तो है हवा। तो हवा भी क्या होती है, जैसे अगर मैं कहूं गुब्बारे के अंदर अब हवा भरते हैं, जब गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो वो फूलता है, इसका मतलब उसके अंदर हवा स्थान ले रही है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई स्थान घेरती है। और दूसरी बात, वो कितना इसके अंदर उसने कैपेसिटी ली, उसका कोई ना कोई आयतन होगा, उसने कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होता है, इसका मतलब हवा भी क्या है, एक पदार्थ है। तो हवा है। ठोस के अंदर जितने भी आप चीजें देख रहे हैं अपने आसपास, जो भी फिजिकल फॉर्म के अंदर हैं, वो सभी के सभी क्या है, वो पदार्थ है। द्रव्य, जितने भी लिक्विड फॉर्म में आप चीजें देख रहे हैं वो सभी के सभी पदार्थ है, मैटर है। और गैस की अवस्था में भी अगर कोई चीज है तो वो भी क्या है, पदार्थ है। अब जैसे मैं बात करूं पदार्थ, मोस्टली हम केमिस्ट्री के अंदर, हम जो भी रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान के अंदर मुख्यतः हम पदार्थ के गुणों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। पदार्थ क्या है, पदार्थ के भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ में परिवर्तन, अभिक्रियाएं, सूत्र, समीकरण, परमाणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सभी के सभी टॉपिक है, ये पदार्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए हमें बेसिक पता होना चाहिए पदार्थ क्या होता है, जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। और जैसे मैं कहूं आपसे विद्युत क्या है, तो साथियों विद्युत है, ध्वनि है, इन सभी, ये सभी टॉपिक है, हम ताप है, दाब है, ये सभी टॉपिक हम किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं रसायन, इसमें फिजिक्स के अंदर, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स यानी जो भौतिक विज्ञान है अपना, उसके अंदर हम पढ़ते हैं, और ये सारी टॉपिक हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में मोस्टली पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, और फिजिक्स के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में मोस्टली ऊर्जा
का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं, या फिजिक्स में दूसरा अध्ययन किसका करते हैं, ऊर्जा और पदार्थ में आपस में क्या संबंध है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि कोई विद्युत फैन है, पंखा है कोई, वो पंखा जब चल रहा है, जो कोई भी फैन है, वो फैन जब चल रहा है तो उससे क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई भी फैन है, ये फैन जब चल रहा है, अब इससे क्या हो रही है, हवा, मतलब एक प्रकार से हम कहते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं इसे, जो कोई भी चीज गतिशील होती है वो यांत्रिक ऊर्जा से क्या है, हवा उत्पन्न कर रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को एक प्रकार से हम कहते हैं पवन ऊर्जा बदल रहा है। विद्युत बल्ब है, वो चल रहा है बिजली से और उत्पन्न क्या कर रहा है, प्रकाश एक प्रकार से। तो हम कह रहे हैं कि विद्युत बल्ब खुद एक पदार्थ है, लेकिन वो एक प्रकार की ऊर्जा के माध्यम से वो दूसरी ऊर्जा में पदार्थ, मतलब उसको एक क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो पदार्थ और ऊर्जा का संबंध, हम ये सारी चीजें, विद्युत है, ध्वनि है, ताप है, दाब है, गति है, इन सभी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। और पदार्थ के बारे में हम अध्ययन करते हैं, केवल पदार्थ के गुणों के बारे में हम रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं। और सजीवों के बारे में मोस्टली हम किस में अध्ययन करते हैं, अपने जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो मोस्टली 3 ब्रांच है, जिसमें से आज हमने पहली ब्रांच चुनी है, जिसमें हमने पहले जाना पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की क्या डेफिनेशन होगी और पदार्थ कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ साथियों। हम बात कर रहे हैं मेन पदार्थ के ऊपर, पदार्थ क्या होता है हमने पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं पदार्थ का, थोड़ा सा पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो साथियों मोस्टली अगर बात करूं, पदार्थ 2 टाइप के हम यहाँ पर बात करेंगे। एक तो भौतिक आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, और दूसरा हम यहाँ पर कहेंगे रासायनिक आधार पर, क्योंकि टॉपिक का नाम है अपना भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक रासायनिक परिवर्तन। तो पहले भौतिक और रासायनिक पदार्थ के गुणों के बारे में जानते हैं। पदार्थ के भौतिक आधार पर बांटा जाए तो मुख्य रूप से तो 3 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पदार्थ के ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है अपना गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। ये 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती है। इसके अलावा 2 और अवस्थाएं खोजी गई है। एक है प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था। ये अत्यधिक ताप, उच्च ताप पर जो होती है, अत्यधिक उच्च ताप पर, जैसे कि हम कह सकते हैं सूर्य के ऊपर, सूर्य या जितने भी तारे होते हैं वो इतने चमकदार क्यों होते हैं, क्योंकि उन पे कौन सी अवस्था पाई जाती है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अवस्था जो पाई जाती है वो प्लाज्मा अवस्था है। सामान्यतः पृथ्वी पर नहीं पाई जाती, लेकिन ये बहुत ज्यादा उच्च ताप पर इसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो अत्यधिक उच्च ताप पर कौन सी अवस्था होती है, जिसमें क्या होते हैं, पदार्थ के अणु है आयनित अवस्था में आ जाते हैं, वो प्लाज्मा अवस्था है। और सबसे अंतिम जो लेटेस्ट खोजी गई थी उस अवस्था का नाम है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये बोस का पूरा नाम पूछा गया है एग्जाम में भी। ये बोस अपने भारत के वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये सत्येंद्र नाथ जो बोस हैं, ये इनके नाम पर, और साथ ही साथ इन्होंने आइंस्टीन का भी सहयोग लिया था इस कंडेंसेट यानी संघनन अवस्था को खोजने के लिए। संघनन अवस्था थी, एक संघनित अवस्था थी, यानी ये बहुत कम टेम्परेचर पर पाई जाती है, और सत्येंद्र नाथ बोस है और साथ ही साथ आइंस्टीन ने मिलकर इस अवस्था को खोजा था, इसके लिए इसका नाम है BEC। इनके बारे में बस यही पूछा जा सकता है, इनका पूरा नाम क्या है और कौन सी अवस्था, इनमें से एक ऐसी अवस्था जो सूर्य तारों पर सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था पाई जाती है, या पृथ्वी पर सबसे, या इसके अपने पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था विद्यमान है, तो प्लाज्मा अवस्था है, ठीक है ना। और BEC में B और E का मतलब क्या होता है। मेन बात यहाँ पर ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठोस, द्रव और गैस, ये चीजें क्या होती है। तो साथियों हम बात कर रहे हैं फिलहाल पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की कुल अवस्थाएं पूछे तो उत्तर करना है 5, और आपको मूल अवस्थाएं पूछे या सामान्य अवस्थाएं पूछे तो वो होती है 3। अब यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा रासायनिक आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो रासायनिक आधार पे पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो शुद्ध, प्योर, और दूसरा होता है अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? शुद्ध का मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो प्योर हो, जिसके अंदर कोई और चीज मिली हुई ना हो, एक फिक्स चीज हो। एग्जाम्पल के लिए शुद्ध में कौन कौन सी चीजें आती है, तत्व है। जितने भी आवर्त सारणी में आपने नाम सुना, आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व है। हालांकि और भी खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर हेनरी मोजेले की जो आवर्त सारणी उसमें लगभग हम बात करें 118 तत्व विद्यमान है। दूसरी बात, तत्व के अलावा जितने भी यौगिक होते हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। तत्व और यौगिक शुद्ध अवस्था होती है पदार्थ की, रासायनिक आधार पर देखें तो। और दूसरी बात, अशुद्ध अवस्था कौन सी होती है, तो जो मिश्रण होते हैं, जितने भी मिक्सचर होते हैं, मिश्रण होते हैं, वो पदार्थ की कैसी अवस्था होती है, अशुद्ध अवस्था होती है। तो साथियों बात कर रहे हैं पदार्थ को 2 आधार पर बांट सकते हैं। भौतिक आधार पर देखें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से, और कुल अवस्थाएं देखें तो 5 अवस्थाएं हैं। और बात कर रहे हैं रासायनिक आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध कौन कौन से होते हैं, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध कौन सा होता है, मिश्रण। अब सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक में बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहां पर इनका बेसिक बता देता हूं, आगे इनको डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि कंप्लीट टॉपिक अपना पूरी केमिस्ट्री का आधार है ये वाला पोर्शन।
ये पूरी केमिस्ट्री का आधार है। आने वाले जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, धातु, अधातु, उपधातु है, इसके अलावा हम बात करेंगे अपना और भी जितने भी भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, CNG है, ठीक है ना, CFC वाला है पोर्शन है, केमिस्ट्री का जितना भी पार्ट है उसको समझने के लिए ये पार्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो आज पहले इंट्रोडक्शन क्लास मैंने शुरू की है उसमें कंप्लीट आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताने की कोशिश की है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चलकर। पदार्थ आपने जाना, भौतिक और रासायनिक क्या होता है, मैं आपको पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भौतिक क्या होता है और रासायनिक क्या होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूँ अगर कि ऐसा कोई भी गुण जिसको बाहर से देखकर हम एक्सप्लेन कर सकें वो पदार्थ का भौतिक गुण होता है, और ऐसा कोई भी गुण जो बाहर से देखकर एक्सप्लेन नहीं कर सके उसके लिए कोई ना कोई हमें उस पर कोई ना कोई हमें मतलब अभिक्रिया करनी होगी, कोई ना कोई हमें ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी जिसके माध्यम से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं अंदर का कि अंदर की प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये गुण क्या होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं आंतरिक गुण, और ये गुण कैसा है, एक प्रकार का उसका बाह्य गुण है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि आप इस मार्कर को देखकर बाहर से बता सकते हैं कि इसका कलर कैसा है, तो पदार्थ का रंग कैसा है ये उसका एक प्रकार का भौतिक गुण है। मैं आपको कहूं कि बताइए ये ठोस है, द्रव है या गैस है, तो आप पदार्थ की अवस्थाएं बता पा रहे हैं, तो पदार्थ की जितनी भी अवस्था होती है वो भी पदार्थ का कैसा गुण होता है, भौतिक गुण होता है। मैं आपसे कहूं कि बताइए कि इस पे अगर देखिए इसके अलावा भी और भी बहुत सारे गुण होते हैं जिसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बेसिक मैं आपसे कहूं पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ का रंग कैसा है, जिन चीजों को बाहर से एक्सप्लेन किया जा सके वो पदार्थ के कौन से गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। इसके अलावा पदार्थ के वे गुण जो बाहर से दिखाई नहीं देते लेकिन उसके आंतरिक उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके गुण होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि बताइए कि जैसे जल है, अब जल का सूत्र क्या होता है, जल से मैं आपको कहूं जल आपको बाहर से देखने पर कैसा दिखता है, तो आप कहोगे ये द्रव अवस्था में होता है, तो आपने इसका कौन सा गुण बताया है, आपने इसका भौतिक गुण बताया है। लेकिन मैं आपसे कहूं बताइए जल के अंदर क्या आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, देखिए दिखाई किसी को नहीं दे रहे हो, हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो, लेकिन फिर भी हम जल का सूत्र हमने हमेशा से याद किया है कि H2 जल का सूत्र होता है। क्या आप में से कभी किसी ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखा है पानी के अंदर क्या होता है, कभी पीते वक्त आपने कहा कि नहीं सर अभी तो मेरे जीभ के ऊपर ऑक्सीजन का स्वाद आ रहा है या मेरे हाइड्रोजन का आ रहा है, अब मैंने ऑक्सीजन लिया है अब मैंने हाइड्रोजन, कभी दिखाई नहीं देते। लेकिन ये आंतरिक गुण है जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर पता लगाया कि हाँ जल जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 2:1 में मिलकर बना होता है। तो ये बात वैज्ञानिकों ने साबित की और हमने मानी है, लेकिन ये हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये पदार्थ के कौन से गुण हैं, रासायनिक गुण है। तो सामान्य भाषा में मैंने आपको बताया है भौतिक गुण कौन से होते हैं जो बाहर से दिखाई दे, रासायनिक गुण जिससे मिलकर एक प्रकार से कह सकते हैं वो बना है, या वे गुण जो हमें बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देते। ये सामान्य परिभाषा बता रहा हूँ, आगे थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से भी हम जानेंगे इसके बारे में। दूसरी बात कहें, थोड़ा सा पहले इनके बारे में जान लेते हैं, शुद्ध अशुद्ध पदार्थ कौन से हैं रासायनिक आधार पे। तो साथियों तत्व है, अभी हमने बात की कि जल किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, तो आप कहोगे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या है अपने आप में। देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि हम O2 क्यों लिखते हैं, N2 क्यों, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि आवर्त सारणी के अंदर आपने जिनके भी नाम सुने हैं, जो भी 118 एलिमेंट आपने सुने हैं, वो सब के सब क्या है, तत्व है। सोना है, चांदी है, ठीक है ना, ये भी क्या है, सोना भी क्या है, सोने को प्रतीक चिन्ह क्या होता है, प्रतीक चिन्हों से भी प्रश्न आ सकता है AU। चांदी का क्या होता है, AG। टंगस्टन क्या क्या होता है, W, वोल्फ्राम कहते हैं इसे। तो ये सब के सब जिनको एक ही प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है, ये सब के सब क्या है, तत्व है। तो तत्व क्या होते हैं, ये पदार्थ का शुद्ध रूप है एक प्रकार से। दूसरी बात, यौगिक क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, अकेला हाइड्रोजन और अकेला ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, लेकिन हमने इसको एक अनुपात में जोड़ा, निश्चित अनुपात की, इसको 2 अनुपात में लिया, इसको 1 अनुपात में, तो हमारे सामने एक सूत्र बना H2O। तो ये H2O क्या है, ये एक यौगिक है। जब तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और उससे एक फिक्स सूत्र बनता है, तो उसे हम कहते हैं कि जिस भी चीज का कोई एक फिक्स फॉर्मूला हो वो सब के सब क्या है, वो यौगिक होते हैं। किसी भी चीज का आप सूत्र लिख लीजिए, जैसे अमोनिया NH3 है, अब हाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने 1:3 में मिलाया, तो इससे एक निश्चित एक सूत्र बना NH3, तो इसे हम कहेंगे ये भी क्या है, एक यौगिक है। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है, तो ये भी क्या है कि 1:2:1 में हमने इनको मिलाया तो एक यौगिक बना। जब किन्हीं भी तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और तीसरी बात, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण
जब हम किसी भी एक ऐसा अनुपात होगा, कोई भी एक ऐसा परसेंटेज, यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न तत्वों या यौगिकों का एक ऐसा एक मिश्रण कह सकते हैं जिसके अंदर कोई निश्चित अनुपात ना हो या निश्चित कोई ऐसा वैल्यू ना हो कि उसका कोई फिक्स सूत्र ना हो। सामान्य भाषा में कहूं, जैसे मैं कहूं हवा का, कभी आपने कोई सूत्र सुना है क्या? अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि बताइए हमारे हवा में, हमारे वायुमंडल के अंदर कौन कौन से तत्व है, तो आप कहोगे कि हाँ सर है ना, नाइट्रोजन है 78%, लगभग 78% है। आप कहोगे ऑक्सीजन लगभग 21% है। आप कहोगे ऑर्गन है लगभग 0.8%। आप कहोगे CO2 है लगभग 0.04%। ये प्रतिशत आप बता रहे हो, लेकिन आप कभी भी इनको मिलाकर कभी एक सूत्र नहीं बताते कि हवा का सूत्र ये होता है। आप ऑक्सीजन बता रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आप क्या बता रहे हो कि मैंने आपसे कहा कि आप हवा आपके अंदर जा रही है तो आप ऑक्सीजन का उससे एक सिर्फ और सिर्फ एक तुलना कर रहे हैं हम, लेकिन हवा का मतलब ऑक्सीजन नहीं होता। हवा के अंदर हमारे वायुमंडल में सभी गैसों का एक मिश्रण है, तो हवा एक प्रकार का क्या है, मिश्रण होती है, जिसमें कोई एक फिक्स सूत्र नहीं होता। हाँ, अनुपात हो सकता है कम या ज्यादा। दूसरी बात, इनकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है मिश्रण में। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं, कई बार बंद कमरे में इंगट्ठी जलाते हैं, कोयले जला लेते हैं, और कोयले जलाने के कारण आप देखते हैं कि लोग बेहोश हो जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, कमरे के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है और उसने कोई इंगट्ठी जला ली, कोयले जला रहा है। अब कोयला जलाने के बाद आप देखते हो थोड़े समय बाद अगर कमरा चारों ओर से बंद है तो वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। कई बार आपने सुना भी होगा न्यूज़ में, शादी वगैरह के अंदर भी कोई व्यक्ति है, ऐसी व्यक्तियों की कई बार मौत हो जाती है, न्यूज़पेपर में आता है। रीजन क्या निकल के आता है कि बंद कमरे में कोयले जलाने के कारण व्यक्ति की बेहोश होने के बाद उसकी मौत हो गई। रीजन क्या है? क्योंकि जैसे जैसे कोयला जलेगा, कोयला किसका बना होता है, कार्बन का। हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास क्या है, ऑक्सीजन गैस है जो हम ले रहे हैं श्वसन के साथ। अब होता क्या है कि जैसे जैसे कोयला जलेगा तो CO2 गैस बनती जाएगी। CO2 हमारे लिए कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, डायरेक्टली विषैली गैस नहीं होती CO2। हाँ, CO2 से हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, वो ज़्यादा इफेक्ट जरूर होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, लेकिन डायरेक्टली हमारे शरीर को कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है CO2। लेकिन होगा क्या, जैसे जैसे कोयला जलेगा तो हमारे रूम के अंदर, वायुमंडल की तरह ही रूम के अंदर भी पहले 21% ऑक्सीजन थी, लेकिन जैसे जैसे कोयला जलेगा तो वो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कम होगा, ऑक्सीजन का स्तर डाउन आएगा। ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो अब कोयला जलेगा, उसका अर्ध दहन होगा। O2 यानी ऑक्सीजन के अणु, देखिए हमने अभी पढ़ा तत्व है, अकेला ऑक्सीजन एक तत्व है, लेकिन तत्व क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं पाए जाते सामान्यतः। तो ये किस रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रहने के लिए ये अपने ही तत्वों के साथ मिलकर एक अणु के रूप में पाए जाते हैं। तो ये अवस्था एक O2, सामान्यतः हम सूत्र लिखते हैं कभी भी तो उसे O2 से दर्शाते हैं, क्योंकि वो उसका क्या होता है, एक अणु होता है। ठीक है ना, इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूं कोयला जलेगा, ऑक्सीजन अर्ध दहन। अर्ध दहन का मतलब क्या होगा कि पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आधा ही अणु मिल रहा है उसका, तो उससे अब नई गैस बनेगी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जहरीली गैस है। कैसे है जहरीली? क्योंकि सामान्यतः हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हमारी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, जिससे रक्त का रंग लाल भी होता है, और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज वगैरह टूटता है, एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को। लेकिन अब O2 के स्थान पर, यदि मैं आपसे कहूं कि उस O2 के स्थान पर अब हमारा शरीर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया काफी तेजी से होती है, या इसको ज्यादा अच्छा लगता है, ये मान लीजिए आप। अब होगा क्या कि हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो हमारा ग्लूकोज है वो टूटेगा नहीं। ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो शरीर पहले बेहोश होगा, और कंटिन्यू शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर मृत अवस्था में चला जाएगा, या व्यक्ति क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो यही रीजन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, अंतर इनमें क्या होता है, बेसिक मैंने आपको बता दिया। फिलहाल अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में। साथियों, इसके अलावा आप सब जानते हैं कि अपन जो भी टॉपिक आज हमने जूनियर अकाउंटेंट का लिया है, उसके साथ ही साथ अपने इजी साइंस ऐप पर इसकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आप, जो पहला टॉपिक है भौतिक रासायनिक परिवर्तन, 5 तारीख को इसका टेस्ट है, कल 2 तारीख को इसका पहला टेस्ट होगा, जो डेमो टेस्ट सभी के लिए फ्री होगा, और मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से बता दी थी। 300 रुपये शुरुआत में, 5 जुलाई तक जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को लेगा उन सभी के लिए इसकी प्राइस मात्र 300 रुपये रखी गई है, जिसमें कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ्स, इनकी सभी के 16 टेस्ट के अंदर कंप्लीट 800 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा टॉपिक 2 महीने के अंदर करवाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा शेड्यूल आप देख लीजिएगा, किस प्रकार से पूरी PDF हमने इजी साइंस टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का इजी साइंस ऐप भी प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पसंद हो तो। नेक्स्ट साथियों, हम बात कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठोस, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है गैस। ठोस, द्रव्य और गैस।
साथियों आप ये मत समझना कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आपके सिलेबस में कहीं डायरेक्टली दे ही नहीं रखा, तो इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं हम। आपको मैंने पहले भी कहा है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले पहले आपको कम से कम बेसिक पता होना चाहिए पदार्थ क्या है, भौतिक रासायनिक गुण क्या है, और गुणों से पहले आपको पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है बेसिक जानना जरूरी है। क्योंकि आने वाली रिएक्शंस के अंदर बीच बीच में, जैसे मैंने आपसे कहा जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनी, अब होगा क्या, कई बार अभिक्रिया ऐसी आती है जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलता है आपको, जैसे यहाँ पर मिलेगा S, यहाँ पर मिलेगा आपको G, यहाँ पर आपको मिलेगा G। अब इसका मतलब मैं आपको क्या बताऊंगा उस समय, इसका मतलब ये क्या, कोयला था वो सॉलिड अवस्था में था, ऑक्सीजन थी वो गैस अवस्था में थी, और CO2 थी वो भी गैस अवस्था में मिली। इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर S, G या L लिख देते हैं कई बार हम, तो इनका मतलब ठोस, द्रव्य और गैस ही होता है। तो इसको जानना जरूरी होता है कि अभिक्रिया से पहले बीच बीच में बार बार में इनका नाम जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ठोस, द्रव्य और गैस में बेसिक आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ, क्या इनमें अंतर होता है। सबसे पहले अगर बात करें साथियों ठोस, सामान्य भाषा में कहूँ ठोस क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर उसके जो, देखिए प्रत्येक पदार्थ है ना, पदार्थ छोटे छोटे किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ बना होता है परमाणुओं से। ये पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो होता है वो परमाणु होता है, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी, जॉन डाल्टन ने, ठीक है ना। तो पदार्थ के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और इनके मध्य आकर्षण बल होता है, ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, ऐसे बिल्कुल नजदीक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ठोस के अंदर जो छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं इनके मध्य आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ठोस की आकृति आंतरिक रूप से अगर देखें तो उसकी बनावट हमें इस प्रकार से दिखाई देगी, जबकि द्रव्य की यदि आंतरिक संरचना हम देखें तो उसमें जो अणु होंगे वो इस प्रकार से, छोटे छोटे अणु जो होंगे वो थोड़े थोड़े दूर देखने को मिलेंगे हमें, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा गैप भी इनके मध्य हमें देखने को मिलता है। आकर्षण बल इनकी तुलना में थोड़ा कम होता है द्रव्य में। जबकि गैस के अंदर देखें, गैस के अंदर देखें तो बिल्कुल दूरी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इसके मध्य आकर्षण बल नगण्य या बहुत ही कम आकर्षण बल देखने को मिलता है गैस के मध्य। तो गैस के अंदर जितने भी अणु होते हैं तो उसके मध्य सबसे, अब अगर बात करूं बेसिक, इसके अंदर जो अणु होते हैं उनमें जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल आप खुद बता सकते हैं देखकर आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में, ठीक है ना। उससे कम किस में होता है, द्रव में, ठीक है, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। अब दूसरी बात, जब इसके कणु बिल्कुल पास पास होते हैं तो एक निश्चित आकृति बनाती है, जबकि अगर द्रव्य को देखें जैसे बर्तन में डालेंगे उसका आकार जो होता है उस प्रकार का बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो कणों के मध्य गैप होता है ये अपने आप क्या होता है, मूवमेंट करते हुए अणु, ये क्या है, कंटिन्यू गतिशील भी होते हैं। जितने भी अणु होते हैं इनके मध्य गैप होता है, अंतरा अणु अवकाश कहते हैं इन्हें, इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है जिसके मध्य गतिशील होते हैं। इनमें गति बहुत ही कम होती है, इनमें गति थोड़ी ज्यादा होती है, इनमें गति बहुत ज्यादा होती है। अब अगर मैं बात करूं द्रव्य जो होता है इसको हम जैसे बर्तन में डालते हैं उसका आकार वैसा क्यों हो जाता है, क्योंकि इनके मध्य गैप पाया जाता है। ठीक वैसे ही गैस जो होती है, गैस को जितना भी जगह मिलती है, गैस हवा में उड़ती है तो चारों ओर फैल जाती है। क्यों, क्योंकि इसके जो गैस के अणु होते हैं वो बिल्कुल ज्यादा दूरी पर पाए जाते हैं, आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए जो अणु होते हैं वो दूर दूर जाने लगते हैं। अगर बात करूं ठोस आकार या आकृति की बात करूं मैं, इसकी आकार या आकृति, तो साथियों इसकी आकार या आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित यानी फिक्स होती है। इसको क्या होता है, हम सपोज कीजिए मार्कर है, इस मार्कर को मैंने यहाँ रखा, कहीं भी रख लूँ मैं, लेकिन इसका आकृति आकार जो है, इसकी साइज शेप है वो समान रहेगी। क्यों, क्योंकि इसके आकर्षण बल अधिक होने के कारण अणु है वो वैसे के वैसे रहेंगे, बदलेंगे नहीं। लेकिन द्रव्य जो होता है इसके अगर आकार या आकृति की बात करूं, आकार या आकृति की हम बात करें, साइज शेप की, तो ये क्या होती है साथियों, ये बदल जाती है, ये क्या होती है, अनिश्चित होती है, अनिश्चित। लेकिन अगर बात करूं गैस की, तो गैस में भी क्या होता है, अनिश्चित होती है, कोई फिक्स नहीं होती। जैसा हम इसको स्थान देंगे ये वैसा ही अलग अलग फैल जाएगी गैस भी। दूसरी बात करता हूं आयतन की। आयतन क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इसकी। तो साथियों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी जो भी है, सपोज कीजिए इस मार्कर है, इसको यहां पर रखने पर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई बदलेगी नहीं। तो इसका मतलब जो ठोस होता है उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। और दूसरी बात द्रव्य, आयतन का मतलब यहां पर एक सिंपल एग्जांपल से समझा सकता हूं। जैसे आपने कोई एक बोतल के अंदर आपने लगभग 1 लीटर आपने पानी ले रखा है, तो उसका जो आयतन है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आप गुणा करते हो तो आपको एक आयतन मिलता है उसका। तो वो आयतन होता है, वो ये तो है नहीं कि 1 लीटर का पानी आप दूसरे बर्तन में डालोगे उसका आकार तो बदल जाएगा, लेकिन आयतन समान ही रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है।
लेकिन गैस को जैसे स्थान मिलेगा ये अन्य क्रियाएं कर अन्य गैसों से क्रिया करके इसका आयतन बदल सकता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अनिश्चित। तो सामान्य भाषा में देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि पदार्थ की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें आकार, आकृति, आयतन अनिश्चित होते हैं। तो आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, वो है गैस। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आकार, आकृति, आयतन सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, तो वो होती है अपनी ठोस। पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके अंदर आकार, आकृति तो अनिश्चित होते हैं लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो वो कौन सी होती है, द्रव। रीजन आप जब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानोगे तो आपको पता चलेगा आकार, आकृति क्यों होती है ठोस की, आकर्षण बल अधिक होने के कारण क्या होता है, निश्चित होती है। दूसरी बात इसकी क्यों होती है निश्चित, क्योंकि इसमें आकर्षण बल कम होता है इसकी तुलना में और इसमें सबसे कम होता है। नेक्स्ट साथियों और बात करें यहां पर ठोस, द्रव्य, गैस के बारे में अधिक जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए आकर्षण बल की हमने बात कर ली। दूसरी बात, आकर्षण बल अधिक होगा तो इसका मतलब इसके मध्य जो गैप होता है, अंतरा आणविक जो अवकाश होता है, इंट्रा मोलिकुलर जो स्पेस होता है, वो अगर बात करें वो सबसे कम किस में होता है, सबसे कम होता है। इसमें क्या होता है, सबसे कम। इसके अंदर क्या होता है, अगर बात करें इससे थोड़े ज्यादा होता है, इससे थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें सबसे अधिक गैप आपको देखने को मिलेगा वो गैस में मिलेगा, तो इसमें हम कहेंगे सबसे ज्यादा। आकर्षण बल और गैप एक दूसरे के अपोजिट आप समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है, गति किसके मध्य सबसे ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं कहूं इस रूम के अंदर चारों ओर बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे से चिपके बैठे हुए हैं और फिर मैं उनसे कहूं भागो आप, तो अब वो कहां भागेंगे, उनके मध्य गैप ही नहीं है। तो साथियों हम सिंपली कह सकते हैं कि जब उनके मध्य आकर्षण बल अधिक होगा तो उनके मध्य गैप उतना ही कम होगा और गैप कम होने के कारण उनमें गति सबसे कम देखने को मिलेगी। तो हम फिर से कह सकते हैं सबसे कम, और इसमें ज्यादा, और इसमें सबसे ज्यादा। इसमें क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, गैस में पाई जाती है। ये अणु होते हैं ये सबसे अधिक इस प्रकार से गति करेंगे चारों ओर, ये आपस में टकराते भी रहते हैं इस प्रकार से। ये जो अणु होते हैं इनके मध्य अवकाश पाया जाता है, आकर्षण बल भी होता है। आकर्षण बल कम होने के कारण इनमें स्पेस होगा, स्पेस होने के कारण आपस में क्या करते रहते हैं, गति करते हैं। सबसे अधिक गति कौन करेंगे, गैस, उससे कम द्रव्य, और सबसे कम करेंगे ठोस। नेक्स्ट बात करें साथियों, इसके अलावा अगर मैं कहूं संपीड़ितता का गुण, जो कंप्रेस करने का, इनको कंप्रेस कर सकते हैं, इनको और अधिक पास के अणुओं को लाया जा सकता है क्या, कंप्रेस करके। तो आप देखोगे ठोस के अणु ऑलरेडी इतने ज्यादा नजदीक है कि इनके मध्य गैप है ही नहीं। तो जो संपीड़ितता का गुण है, संपीड़ित करने का, कंप्रेस करने का, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो ठोस की सबसे कम होगी। कारण यही है कि इनके मध्य अवकाश सबसे कम है। द्रव्य का जो होगा वो इसकी तुलना में थोड़ा सा हम कह सकते हैं ज्यादा, लेकिन सबसे अधिक इसका वैसे नगण्य बोल सकते हैं क्योंकि ना के बराबर है। ठोस के मध्य तो गैप ही नहीं होता, तो उसको संपीड़ित नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हम। लेकिन गैस है उसकी संपीड़ितता सबसे क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें और कौन कौन से आपसे बेसिक ठोस द्रव्य गैस के अंदर अंतर पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करता हूं। साथियों ठोस द्रव्य गैस आकार, आकृति की बात कर ली, आयतन की बात कर ली, गैप की बात कर ली, गतिज ऊर्जा, संपीड़ितता का बात हमने कर ली। अब अगर मैं बात करूं साथियों, एक टॉपिक आता है घनत्व। घनत्व ये क्या होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है घनत्व है, क्योंकि घनत्व के आधार पर ही हम चीजों को घनत्व के आधार पर बताते हैं कौन सी चीज डूबती है, कौन सी चीजें तैरती हैं। पहली बात करते हैं घनत्व है, डेंसिटी होती क्या है। घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी एकांक आयतन में कोई चीज कितने द्रव्यमान घेरती है उसी उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, घनत्व, डेंसिटी किसी भी। अब हम बात करते हैं साथियों, मैं आपसे कहूं सबसे अधिक आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों में आपके अकॉर्डिंग सबसे अधिक कौन होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबसे अधिक होगी। तो आप सीधी सी बात है कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं तो इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी। तो सामान्य भाषा में देखिए हमने बात की आयतन अनिश्चित होता है, इन बहुत ज्यादा होता है। अनियमित हम कह सकते हैं कि आयतन जो होता है, आयतन जिसका ज्यादा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती आप देख सकते हैं यहां पर कि आयतन जिसका ज्यादा उसका घनत्व कम। अब आप खुद बताओ आयतन सबसे ज्यादा किसका, तो आप कहोगे आयतन सबसे ज्यादा होता है किसका, गैस का। उससे कम किसका, ठीक है ना, उससे कम किसका होता है, अपने द्रव्य का। और सबसे कम आयतन किसका होता है, अपने ठोस का। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं आयतन तो है ये है आयतन, लेकिन आयतन का जस्ट उल्टा होता है घनत्व है। तो घनत्व देखिए आयतन जितना ज्यादा होगा घनत्व उतना ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का। सबसे ज्यादा ठोस घनत्व है, उससे कम द्रव्य का, और सबसे कम किसका होता है,
गैस का, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन का निशान है और ये लेस देन का निशान, आप समझते होंगे इतना तो साथियों ये हमने बात की घनत्व सबसे ज्यादा किसका होता है, आयतन का। यही कारण है कि अधिकतर जो ठोस वस्तु होती है वो द्रव्य के अंदर डूब जाती है। जिस वस्तु का घनत्व अधिक होता है वो चीजें क्या होती है कि दूसरी चीज में उसका घनत्व, देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूंगा, अब आप सोचोगे कि बर्फ जो होती है वो ठोस होती है और जल जो होता है वो द्रव्य होता है। अब नॉर्मली अगर देखें तो किसी भी ठोस का घनत्व जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में, द्रव्य की तुलना में। लेकिन फिर भी बर्फ जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है इस प्रकार से। रीजन क्या है इसका? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि साथियों आपको एक सिंपल एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है वो जल से संबंधित है। जल का सबसे अधिक जो घनत्व होता है ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सबसे अधिक जो भारी हम कह सकते हैं जल है, भारी जल का मतलब वो जल नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे D2 वाला, D2 एक सूत्र होता है भारी जल का, ये नहीं कह रहा हूं। भारी का मतलब है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है वो जल होता है 4 डिग्री सेल्सियस वाला, और ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं बर्फ बनती है सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर जाने पर हम कह सकते हैं हाँ 0 डिग्री पर ठोस और द्रव्य दोनों हो सकते हैं, वो बात हम अलग करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको गुप्त उष्मा की बात नहीं कर रहा हूं। 0 डिग्री सेल्सियस पर हम कह रहे हैं यहां पर कि कोई भी बर्फ है, ये है बर्फ, और 0 डिग्री से जैसे जैसे इस साइड, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस है या फिर इस साइड चल रहे हैं 1 2 3 इस प्रकार से करते हुए 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो मैं आपसे कहूंगा कि बर्फ से जब जल की ओर चल रहे हैं हम, तो इस प्रकार से जब 4 डिग्री सेल्सियस यहां पर टेम्परेचर आएगा तो इसका घनत्व सबसे ज्यादा पीक पॉइंट पर होगा ये, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वापस घनत्व घटेगा। तो इसलिए प्रश्न कई बार आता है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस की ओर चलने पर जल के घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जल का घनत्व पहले बढ़ेगा, कितने तक बढ़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस, और फिर घटता है। अब आप देखिए बर्फ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और नीचे नीचे जो पानी है ना, ये पानी नीचे नीचे कोई पानी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी टाइटैनिक को, मतलब टाइटैनिक की कोई मतलब वो जो रिसर्च करने जा रहे थे वैसे ही कोई एक यान था, ठीक है ना, उस यान का इम्प्लोजन हो गया, वो अंदर से मतलब अंदर की ओर उसका क्या हो गया, जैसे एक्सप्लोजन होता है फटना, बाहर की ओर प्रेशर लगता है, इम्प्लोजन होता है अंदर की ओर धक्का लगना। तो ठीक वैसे ही टाइटैनिक वाला जो मामला था, नीचे नीचे अगर समुद्र की गहराई में जाते हैं उतना ही टेम्परेचर सबसे नीचे नीचे वाला पार्ट आपको मिलेगा 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी। रीजन क्योंकि सबसे ज्यादा भारी पानी अगर हम कहें सबसे अधिक घनत्व किस पानी का 4 डिग्री वाले का, वो नीचे नीचे मिलता है, और ऊपर ऊपर का आप देखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस है वो ऊपर की ओर है। रीजन बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वाली जो बर्फ है वो 4 डिग्री वाली पानी की तुलना में उसका घनत्व कम होता है, और जिस चीज का घनत्व कम होता है वो ऊपर रहती है, और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे की ओर रहती है। यही रीजन है बर्फ ठोस होने के बावजूद भी पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि जल का सबसे अधिक घनत्व कितने डिग्री पर होता है, 4 डिग्री पर, और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे होता है, और जिसका घनत्व कम होता है 0 डिग्री का घनत्व कम है, 4 डिग्री का घनत्व ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा ये बर्फ वाला कॉन्सेप्ट, पदार्थ क्या होता है। हमने आज क्या सीखा आपको बेसिक में आपको बता देता हूँ, सभी चीज़ों को एक बार जान लेते हैं साथियों। हमने आज कंप्लीट सबसे पहले देखिए हमने जूनियर अकाउंटेंट का जो पोर्शन था जिसमें हम सभी जानते हैं कि 25 नंबर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान है वो 25 प्रश्न आएंगे जिसमें 75 अंक की है, और उसका आज पहला टॉपिक हमने लेने की कोशिश की जो इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में था। और उस पहली क्लास में हमने सबसे पहले जाना कि पहला अपना टॉपिक था भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया जानने से पहले हमने पढ़ा कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है वो एक प्रकार का परिवर्तन है। परिवर्तन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए पदार्थ के गुण क्या होते हैं, और गुणों को जानने से पहले भौतिक और रासायनिक गुण हमने पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने सबसे पहले जाना कि पदार्थ क्या है, और दुनिया में पदार्थ और ऊर्जा, हाँ एक फॉर्मूला भी है, पदार्थ ऊर्जा को बदल भी सकते हैं। आइंस्टीन ने सूत्र दिया था E बराबर mc², ये आपने सुना होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। एनर्जी है, ये मैटर है, और ये प्रकाश की जो चाल होती है। लेकिन बेसिक हम जान रहे थे पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है। तो पदार्थ क्या होता है, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे उसको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की सामान्यतः ठोस, द्रव्य, गैस 3 अवस्थाएं होती है, और इसके अलावा भी 2 अवस्थाएं और है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दूसरी बात हम कर रहे थे यहाँ पर पदार्थ को भौतिक और रासायनिक 2 आधार पर बांटा। भौतिक जिसको बाहर से देखकर एक्सप्लेन कर सके, रासायनिक जो पदार्थ जिस चीज का मिलकर बना है या उसका आंतरिक गुण हम कह सकते हैं। जैसे जल है द्रव अवस्था में पाया जाता तो उसका भौतिक गुण है, और जल का सूत्र H2 होता है उसका रासायनिक गुण है। तो भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ने से पहले हमने भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट 5 अवस्थाएं पढ़ी। रासायनिक आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध।
शुद्ध के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, जितने भी तत्व होते हैं वो सारी शुद्ध होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं वो शुद्ध होते हैं। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे होते हैं जो आवर्त सारणी में हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ है, देखिए वो छोटे छोटे तत्व, देखिए परमाणुओं से मिलकर बना है। अब आप मैं छोटा सा, चलिए एक बार बीच में नाम आ गया है तो इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। परमाणु, तत्व, ठीक है, और अणु, इनमें अंतर क्या है? अब आपको एक जैसे लगेंगे, जैसे मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन का एक परमाणु है, आपसे कहूं हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक अणु है। अब इनमें अंतर क्या हुआ? फिर साथियों मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, परमाणु, तत्व और अणु में अंतर क्या है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहां पर हम आवर्त सारणी में नाम हमेशा तत्व का पढ़ते हैं, ना परमाणु का, ना अणु का पढ़ते हैं। क्योंकि तत्व क्या है, जी ब्रह्मांड के अंदर हम कह रहे हैं कि सामान्यतः यहां पर अगर संपन्न अपनी आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग 118 तत्व है। तत्व खुद किससे मिलकर, कोई भी परमाणु हो या कोई भी तत्व हो, सभी के सभी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जिसको और अधिक सामान्यतः विभाजित नहीं कर सकते। हाँ, अभी उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल गया है, लेकिन बेसिक में आपसे कहूं अविभाज्य कण है डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु जो है, अब आप एक बात देखना, तत्व है हाइड्रोजन, इस चीज को वो समझ पाएंगे जो साइंस के स्टूडेंट है। परमाणु एक ही तत्व के एक से ज्यादा परमाणु हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब देखिए 1H1 भी एक परमाणु है, 1H2 भी एक परमाणु है, 1H3 भी एक परमाणु है, लेकिन हम कभी भी इनको तत्व नहीं बोलते। ये हाइड्रोजन के परमाणु है जो समस्थानिक के रूप में है। इसलिए मैं कह रहा हूं तत्व तो केवल हाइड्रोजन है, लेकिन एक ही हाइड्रोजन अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है, वो उसका परमाणु है। उसका परमाणु के आधार पर हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी परमाणु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, समभारी क्या होते हैं, अणु क्या होता है। देखिए तत्व जो होता है वो सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। जैसे कभी भी आपने ऑक्सीजन देखा होगा तो कभी भी और नहीं लिखते, O2 लिखते हैं, N2 लिखते हैं, कभी भी सिर्फ N नहीं लिखते, हाइड्रोजन लिखते हैं तो H2 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि सामान्यतः इनको दर्शाने के लिए वो अवस्था लिखी जाती है जो प्रकृति में विद्यमान है, जिस अवस्था में वो पाए जा रहे हैं वो लिखा जाता है। तो अणु क्या होता है? एक प्रकार से परमाणु का वो रूप होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। हाँ, अब आप सोचोगे कि आपने कभी हीलियम के 2 नहीं देखा, आप तो हीलियम तो सामान्य देखते हैं। तो कुछ अकीरीय गैसें हैं जितने भी, वो अकीरीय गैसें सामान्य अवस्था में पाई जा सकती है। इनके लिए अणु का अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इसके अपवाद कह सकते हैं मैं इसको। तो तत्व क्या होते हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब तत्व है। और इन्हीं को जब हम स्वतंत्र अवस्था में रूप लिख देते हैं इस प्रकार से, तो ये उसका क्या है? अणु का रूप है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्रता नहीं पाए जाते, और इन्हीं को अलग अलग अवस्था में जो पाए जाते हैं, जिससे मिलकर ये बने होते हैं, वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। तो ये हमने जाना। तो साथियों हमने पढ़ा तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। फिर हमने बात की इसके अलावा, तत्व, यौगिक, मिश्रण के अलावा ये हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो आज से ही हमने शुरुआत की है। इजी साइंस ऐप के ऊपर आप जा सकते हैं और कंप्लीट 2 महीने की प्रैक्टिस आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप ना भी लेना चाहें तो कंटिन्यू यूट्यूब पे क्लासेस जरूर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप सभी का सपोर्ट अच्छा रहा तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आने वाले समय में ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लेकर चलेंगे। नेक्स्ट, हाँ, ये पूरा शेड्यूल है और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज की डिटेल आपको पता होगी। हमने बात की ठोस द्रव्य गैस क्या है, इसको किस प्रकार से हम ठोस द्रव्य गैस में अंतर कर सकते हैं, ये बेसिक हमने जाना। एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न आता है, इनमें ठोस द्रव्य गैस में सीधा सा प्रश्न मैंने एग्जाम्पल में आपसे पूछ ली। सपोज कीजिए कि पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आकार आकृति तो निश्चित होते हैं, आकार आकृति तो अनिश्चित होते हैं, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। तो आप सीधा सा कहोगे ऐसा कौन सा है? द्रव्य। या सीधा सा आ गया, बताइए द्रव्य की कौन सी अवस्था आपको निश्चित मिलती है? तो आप बताओगे कि पदार्थ में क्या आकार आकृति निश्चित होते हैं? तो आप कहोगे नहीं, इसका आयतन निश्चित होता है। और अलग अलग आधार पे आपसे पूछा जा सकता है पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे अधिक संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, किसकी सबसे अधिक घनत्व होता है, किसका सबसे अधिक आयतन होता है, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होती है, ठीक है ना, अंतराण्विक अवकाश किस में सबसे ज़्यादा होता है, गैप किस में ज़्यादा होता है, आयतन है किससे का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ के आधार पर आप बता सकते हो, निश्चित अनिश्चित के आधार पर बता सकते हो, आकर्षण बल किस में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस आधार पर आप ठोस द्रव्य गैस में आप सिंपली क्या कर सकते हो? अंतर कर सकते हो। ये हमने जाना। इसके अलावा हमने पढ़ा कि अभी हमने कहा कि घनत्व तो ठोस का ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, उसका सिंपल सा रीज़न मैंने आपको बताया कि बर्फ़ का जो 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ़ है उसके तुलना में 4 डिग्री सेल्सियस का घनत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए 4 डिग्री वाला पानी नीचे मिलता है और 0 डिग्री वाली बर्फ़ ऊपर मिलती है। ये इसका रीज़न है। तो साथियों आज हमने बेसिक जाना है ठोस द्रव्य गैस क्या है, पदार्थ क्या है, पदार्थ की सामान्य अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और भौतिक रासायनिक गुणों के साथ साथ हम भौतिक रासायनिक परिवर्तन एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।
और उससे अगली क्लास में हम भौतिक रासायनिक इसका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो ऑक्सीकरण अपचयन संयोजन वियोजन अभिक्रिया हैं, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही आने वाले समय में इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।